हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक था और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इल्तुतमिश के बाद में। गयासुद्दीन बलबन के दो कार्यकाल रहे थे, एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक सुल्तान के रूप में। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन का कार्यकाल 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक रहा, जबकि नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था। और सुल्तान के रूप में बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री, जो काफ़ी योग्य थी पुत्रों की तुलना में, रजिया, उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में तुर्की अमीरों ने रजिया के स्थान पर उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया, जो कि एक तरह से रजिया के प्रति विश्वासघात था। और रजिया ने जो है इस बात को लेकर के विरोध किया और उसने कुछ तुर्की अमीरों की सहायता से राजगद्दी पर कब्जा कर लिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से ही तुर्की अमीर वर्ग और सुल्तान में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद में 30 वर्ष तक, यानी 1266 ईस्वी तक, अमीर और सुल्तान के बीच जो है सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा, जिसमें अंतिम विजय तुर्की अमीरों को प्राप्त हुई थी और सुल्तान जो है नाम मात्र का शासक बन गया था। लेकिन ये जो काल था 30 वर्षों का समय, यानी 1236 ईस्वी से लेकर के 1266 ईस्वी का जो काल था 30 वर्षों का, वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुचक्रों, षड्यंत्रों और हत्याओं का काल था। इसमें जो है सुल्तान जो है कठपुतली शासक बन गया था और वास्तविक सत्ता जो है अमीर वर्ग के हाथों में थी। रजिया के बाद में, यानी 1240 ईस्वी के बाद में, बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह ने अल्पकाल के लिए शासन किया और इसके बाद में 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसने बलबन को अपना प्रधानमंत्री यानी नायब मुमालिक के पद पर नियुक्त किया और सारी सत्ता जो है बलबन के हाथों में केंद्रित थी, क्योंकि ये जो था नासिरुद्दीन महमूद, वो संत प्रकृति का शासक था और वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में ही थी। बलबन ने भी नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके एवज में नासिरुद्दीन महमूद ने इसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में बलबन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसका पहले ही सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण था। और बलबन ने अब जो है 1266 ईस्वी में अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान बनने के बाद में बलबन के सामने कई समस्याएं थी। सबसे पहली जो समस्या थी बलबन के सामने, वो ये थी कि दिल्ली सल्तनत का जो आर्थिक ढांचा था वो बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो विद्रोह हुए, जो षड्यंत्र हुए अमीरों के, उनसे दिल्ली सल्तनत का खजाना खाली हो गया था। तो बलबन के सामने इस खजाने को भरने की, आर्थिक समस्या से निपटने की जो समस्या थी, वो पहली समस्या थी सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए। दूसरी समस्या बलबन की थी 40 अमीरों का जो गुट था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। ये अमीर जो है षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे और इनका दमन करना बलबन के लिए जरूरी था। तीसरी समस्या बलबन के सामने थी मेवातियों और दोआब के राजपूत भूमिपतियों की, जो विद्रोह करके लूटमार करते थे और इन्होंने चारों तरफ आतंक फैला रखा था। तो दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए इन मेवातियों का और दोआब के भूमिपतियों का दमन करना बलबन के लिए जरूरी हो गया था। बलबन के लिए चौथी समस्या राजपूताना, बुंदेलखंड और आदि के राजपूत राज्यों में जो राजपूत शक्ति का पुनरुत्थान हो रहा था, उसको रोकना था। इसके बाद में पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों का जो आक्रमण है, उसका खतरा भी मंडरा रहा था। तो बलबन के सामने मंगोलों की समस्या भी थी, जिससे उसको निपटना था। छठी समस्या जो थी बलबन के सामने, जो सबसे महत्वपूर्ण थी उसके सुल्तान बनने के बाद में, वो थी सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को कायम रखना, प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। क्योंकि अब जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, वो नाम मात्र का सुल्तान रह गया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने के समय में ही
अमीरों की शक्ति जो है, चालीसा के गुट की जो शक्ति है वो काफ़ी बढ़ गई थी और इससे सुल्तान पद की जो प्रतिष्ठा है वो घट गई थी। तो बलबन ने जो पहला काम किया वो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम था उसका। अब हम देखते हैं बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य किए। बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो है सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। जैसे उसने सुल्तान में दैवीय शक्तियों का वास बताया। उसने घोषित किया कि सुल्तान जो है उसमें देवत्व निवास करता है और कोई भी साधारण मनुष्य जो है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने सुल्तान को निरंकुश माना और ये माना कि सामान्य जनता के मन में जो है सुल्तान के प्रति भय होना जरूरी है। इसी से ताज के प्रति निष्ठा की भावना पैदा होती है। तो उसने बलबन ने जो है दिखावटी मान मर्यादा जो है राजा की शान शौकत है उस पर बल दिया। उसने अपने दरबार में ईरानी शिष्टाचार की रस्में सिजदा है, पैबोस है, इनको प्रचलित किया। सिजदा का मतलब था घुटनों के बल बैठ करके राजा के समक्ष सिर झुकाना। पैबोस था राजा के चरण स्पर्श करना। तो इन दो प्रथाओं को उसने सम्राट के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए अपने दरबार में भी प्रचलित किया। दूसरा, उसने हबसी सैनिक जो बहुत खूंखार होते थे उनको अपने अंगरक्षक बनाया, जो हमेशा नंगी तलवार लेकर के उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। बलबन ने अपने आप को महान तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज बताया, क्योंकि बलबन जानता था कि सत्ता पर उसका पैतृक अधिकार नहीं है और इसके लिए उसने अपना अधिकार से बताने के लिए अपने को इस सुल्तान से जोड़ने के लिए, सुल्तान की वंश से जोड़ने के लिए अपने आप को तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज बताया। अब बात करते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत की। बलबन ने जो है सुल्तान पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि करी थी। उसने जो है साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, उनके साथ शराब पीना बंद कर दिया और राजा में जो है सुल्तान में देवत्व का अंश माना। उसकी निरंकुशता पर बल दिया और उसने बोला बलबन ने कि कोई भी दूसरा व्यक्ति सुल्तान की बराबरी नहीं कर सकता। अब बलबन का जो दूसरा महत्वपूर्ण काम था उसकी बात करते हैं, वो था चालीसा के दल का दमन। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 की जो शक्ति थी, 40 अमीरों की, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था अपने प्रशासन को चलाने के लिए अपने स्वामी भक्त अमीरों का, उसका बलबन ने दमन किया, क्योंकि ये अमीर जो थे षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे। इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों पर इन्होंने अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था और बलबन ने जो है इनको मरवा कर ठिकाने लगा दिया। इसके कई भावी परिणाम भी हुए, क्योंकि जब खिलजी सरदारों ने इस सुल्तान के विरुद्ध जो है विद्रोह करके, तो वो जो है तुर्की अमीर आसानी से पराजित हो गए। हम बात करते हैं बलबन का जो अगला महत्वपूर्ण काम था उसकी, वो था सेना का पुनर्गठन करना। बलबन का महत्वपूर्ण कार्य सेना का पुनर्गठन करना था, क्योंकि बलबन जानता था कि शक्तिशाली सेना ही शासन का मूल अधिकार है, मूल आधार होती है। उसने इल्तुतमिश के समय दिए गए सैनिक अनुदान जो थे उनकी जांच करवाई और पहले वर्ग में उसने वृद्ध और बेकार सैनिकों की जागीरें खालसा में ले ली और उनके वजीफे की व्यवस्था की थी। दूसरे वर्ग में उन सैनिकों को रखा गया था जो सैनिक सेवा के योग्य थे। इनको बलबन ने नगद वेतन दिया और इनकी जागीरों को भी शाही नियंत्रण में ले लिया। तीसरे वर्ग में बलबन ने उन मृत सैनिकों को, आश्रितों को रखा जिनकी जागीरें जो है अभी भी उन्हीं के पास बनी हुई थी। बलबन ने इनकी जागीरें छीन करके इनको राज्य की तरफ से आय की व्यवस्था की। इस प्रकार बलबन ने सेना को संगठित किया, क्योंकि उसका मानना था कि सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए जो है सैनिकों को नकद वेतन देना जरूरी है, जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके। इसी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने आरिजी ममालिक के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। जो सैनिक वो था, सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी था, उसने सैनिकों का हुलिया लिखना और उनके प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की।
बलबन ने पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए नए दुर्गों का निर्माण करवाया था। नए दुर्गों में उत्तर पश्चिमी सीमांत पर पटियाली, कंपिल और भोजपुर के दुर्ग शामिल थे। अब बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। बलबन ने जो है सुल्तान पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी, उसकी निरंकुशता को स्थापित किया था। तो इसके लिए जरूरी था कि गुप्तचर व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो, क्योंकि गुप्तचर जो है उसको छोटी से छोटी बातों की सूचना सम्राट तक पहुंचाने में समर्थ होते थे। तो बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयास किया। उसने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में गुप्तचर, जिसको बरीद नाम दिया गया, नियुक्त किए। इसके प्रधान को बरीद मुमालिक कहा जाता था और ये छोटी से छोटी बातों की सूचना सुल्तान तक पहुंचाते थे, जिससे सुल्तान को अमीरों के विद्रोह की सूचना पहले ही मिल जाती थी, जिसका वो बाद में दमन करने में सफल हो जाता था। अब हम बात करते हैं केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए बलबन के कार्यों की। बलबन सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास रखता था, अतः वह अधिकांश नियुक्तियां स्वयं करता था। उसने प्रांतीय सूबेदारों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। इनको अपने प्रांत में होने वाली घटनाओं की विस्तृत सूचना सुल्तान को देनी पड़ती थी। बलबन ने हमेशा ये ध्यान रखा कि कोई निम्न वंशीय या अयोग्य व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया जाए। महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाले लोगों के बारे में वह पहले ही पूरी जांच पड़ताल कर लेता था। केंद्रीय शासन के विभागों में जो है बात की जाए तो उसके समय में वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत यानी विदेश मंत्रालय जो था, 4 विभाग अस्तित्व में थे। बलबन इन समस्याओं में व्यस्त होने के अन्य समस्याओं में व्यस्त होने के कारण प्रांतीय प्रशासन पर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाया था। इसीलिए उसके प्रांतीय प्रशासन का जो ढांचा था वो निखर स्वरूप में हमारे सामने नहीं आ पाया। अब हम बात करते हैं बलबन की मंगोल नीति। इल्तुतमिश के समय से ही भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कई कार्य किए। जैसे उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर, जहाँ से मंगोल आक्रमण होते थे, नए दुर्गों का निर्माण करवाया और वहाँ पर सैनिक चौकियाँ स्थापित की। दूसरा, उसने सीमांतों की सुरक्षा का भार जो था विश्वसनीय और अपने योग्य व्यक्तियों को सौंपा। उसने अपने चचेरे भाई शेर खां और अपने पुत्र बुगरा खां को सीमांतों की रक्षा का भार सौंपा। तीसरा, उसने पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और जो है नए दुर्गों का उसने निर्माण करवाया। अगला जो वो कदम था दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने में, वो बलबन का ये था कि उसने मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली सल्तनत की विस्तार की जो नीति थी उसको त्याग दिया, ताकि दिल्ली सल्तनत को वो सुदृढ़ बना सके। फलतः उसकी मंगोल नीति जो थी सफल रही। जब भी मंगोलों ने भारत में घुसने का प्रयास किया, बलबन ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित बनाए रखा।